तो जैसे हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम क्लासिफिकेशन कर चुके हैं, हमने मोनेरा कर लिया है बच्चों। आज मैं आपको कराने वाली हूँ प्रोटिस्टा। आज हम प्रोटिस्टा स्टार्ट करेंगे। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से हर टाइप का क्वेश्चन बनता है। विद टाइम जैसे जैसे हम क्लास में आगे बढ़ते रहेंगे मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझाती रहूंगी। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के साथ अपने क्लास की। तो बच्चों जैसे मैंने आपसे कहा कि मोनेरा हम पढ़ चुके हैं और हमने क्या पढ़ा था कि मोनेरा क्या होते हैं आपके सबसे सिंपल ऑर्गेनिज्म को विटेकर ने मोनेरा में डाल दिया और बोल दिया कि ये सबसे पहले आए हैं, दीज आर द प्रिमिटिव वंस। क्यों? क्योंकि उसमें तो प्रोकैरियोटिक सेल था और प्रोकैरियोटिक सेल सबसे प्रिमिटिव होता है। ठीक है, अब क्या हुआ? अब आए उसके बाद वाले ऑर्गेनिजम्स। अब कौन आए? हमारे यूकैरियोट्स आए। तो यूकैरियोट्स में ये सबसे पहला आपका किंगडम है प्रोटिस्टा। इतना बड़ी चीज, इतना बड़ा किंगडम है, इसमें इतने टाइप के ऑर्गेनिज्म हैं, आपस में भी इतने अलग अलग हैं, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं। तो देखो हम यहाँ पे क्या क्या पढ़ेंगे इस लेक्चर में। किंगडम प्रोटिस्टा बच्चों आप किस तरीके से बांटोगे, यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे क्राइसोफाइट्स। ठीक है, आप पढ़ोगे डायनोफ्लैजिलेट्स। ये उसी तरीके से मैंने लिखा है जिस तरीके से बुक में है। डायनोफ्लैजिलेट्स को प्रायोफाइट्स भी बोलते हैं, पायरोफाइट्स भी बोलते हैं। मैं यहां लिख देती हूं पायरोफाइट्स। ठीक है, चलिए उसके बाद बच्चों आप पढ़ोगे यूग्लिनॉइड, इसको यूग्लोफ्लाइट्स भी बोलते हैं, यूग्लिनोफ्लाइट्स भी बोलते हैं। ठीक है, देन हम इसमें स्लाइम मोड्स पढ़ेंगे और पढ़ेंगे प्रोटोजोन्स जो कि खुद में बहुत वास्ट है। इसमें हम डिफरेंट टाइप के प्रोटोजोन्स पढ़ेंगे। तो ये है आपका पूरा प्रोटिस्टा किंगडम। अब फटाफट से स्टार्ट करते हैं एक ट्रिक के साथ ही। कैसे याद करेंगे कि प्रोटिस्टा में क्या क्या आते हैं? तो देखो आपके पास यहाँ पे हो गया क्राइसोफाइट्स, आपके पास यहाँ पे डायनोफ्लैजिलेट्स हो गए, देन आपके पास यूग्लिनॉइड्स हो गए, देन आपके पास स्लाइम मोल्ड्स हो गए एंड फाइनली आपके पास हो गए हैं प्रोटोजोन्स। अब इसको कैसे याद करोगे? देखो इसको ना इसी सीक्वेंस में याद करो और उसी सीक्वेंस के हिसाब से इसकी ट्रिक बनाएंगे। देखो जो हमारे सी एंड डी ये होते हैं बच्चों ऑटोट्रॉफ्स। ठीक है, अपना खाना खुद बनाते हैं। ये मैं फिर से आपके संग बताऊंगी, रिवाइज करेंगे। फिर स्लाइम मोड्स और जो हमारे प्रोटोजोन्स होते हैं ना बच्चों, ये होते हैं हेट्रोट्रॉफ। ये ज्यादातर दूसरों पे डिपेंड रहते हैं। और ये जो बीच में आ गया ना, इन दोनों के जो बीच में फंस गया है, दैट इज द यूग्लिनॉइड्स। ये दोनों के मिक्स होते हैं, इसीलिए यहाँ पे आपको एक टर्म मिक्सोट्रॉफ सीखने को मिलेगी। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हम अभी देखेंगे। तो इसी सीक्वेंस में अब देखो उसको क्या याद करोगे भाई? इसको आप बोल दो सी से चला देसी पीने। ठीक है, ऐसे याद कर लो। देसी से आपका DES हो गया, पीने से आपका पी हो गया। या इसको ऐसे याद रख लो कि चतुर्देश पांडे। ठीक है, जो मर्जी आपकी बने, चतुर्देश पांडे, इसको जैसे मर्जी याद करो, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, या बोल दो भाई CD किस पे है, CD इस पे है। ठीक है, एनी अपना बनाओ, अपना निमोनिक बनाओ और मुझे भी कमेंट्स में बता दो, इससे बढ़िया बना के दिखा दो। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको याद करेंगे, इसी सीक्वेंस में इसको याद करेंगे। अब हम सबसे पहले प्रोटिस्टा के बच्चों जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करते हैं जो सब में कॉमन है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मैंने आपसे कहा कि यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। प्रोकैरियोट से ना अब यूकैरियोट ऑर्गेनिज्म आ गए, लेकिन अभी हम बहुत कॉम्प्लेक्स में नहीं पहुंचे हैं, अभी हम सिंपल ऑर्गेनिज्म में हैं। तो यहाँ पे आपको या तो यूनिसेलर देखने को मिलेगा, मतलब सिंगल सेल की तरह पड़ा होगा, या फिर वो होंगे कॉलोनीज के अंदर। मतलब मान लो एक ऐसे पड़ा है जैसे हमने किया था ना बैक्टीरिया कोकस, मान लो सिंगल पड़ा है, तो या फिर वो एक साथ इकट्ठा होके पड़ा है, तो वो एक कॉलोनी के अंदर पड़ा है। तो ये है इसका मतलब। अब ये होते हैं यूकैरियोट्स। अब मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ कि भाई पहले तो हमारे प्रोकैरियोट्स आए, फिर हमारे यूकैरियोट्स आए। अब ये आए तो इसी में से इवॉल्व होंगे, है ना, इसी में से तो बने होंगे। तो ये बने कैसे? अब देखो यहाँ पे बच्चों एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है, इसको आप बोलते हो इसको यहां से इरेज कर देते हैं, एंडोसाइटोसिस थ्योरी। ठीक है, एंडोसाइटोसिस थ्योरी। ठीक है, ऑल राइट। अब ये एंडोसाइटोसिस थ्योरी क्या है? ठीक है,
एंडोसाइटोसिस यहां से याद रखो। अब इसको एक्चुअली ना एक मिनट यहां पे राइट इट डाउन, एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी, ठीक है, एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी, और यहां पे हो रही है एंडोसाइटोसिस, ठीक है, ये समझो, ठीक है। दिस इज नोन एज एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी, और यहां पे हम उसको एंडोसाइटोसिस बोल रहे हैं। अब ये एंडोसाइटोसिस कैसे हो रहा है? आपने एंडोसाइटोसिस का मतलब क्या समझते हो? जैसे भाई हमने पढ़ा है ना 10th में कि एक अमीबा था, फूड था, उसने उसको अपने अंदर एनगल्फ कर लिया और वो सेल उसके अंदर आ गया, वो एक फूड वैक्यूल बन गया, अब ने उसको खा लिया। अब ऐसा ही कुछ यहाँ पे हो रहा है। एक बैक्टीरिया था आपके पास, इसके पहले तो प्रोकैरियोट्स थे, है ना, प्रोकैरियोट से यूकैरियोट्स आ रहे हैं ना, तो यहाँ पे एक प्रोकैरियोट था, बैक्टीरिया था, और ये ना एनोरोबिक था। क्या था? एनोरोबिक। मतलब ये एक ऐसा बैक्टीरिया है जो ऑक्सीजन के साथ नहीं रह सकता। अगर वहां पे ऑक्सीजन आती है तो ये बैक्टीरिया मर जाएगा, ठीक है। अब हमने एक कुछ बैक्टीरिया और पढ़े थे, हमने पढ़ा था एरोबिक बैक्टीरिया, यानी कि वो बैक्टीरिया जो कि ऑक्सीजन के संग रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है। एक मिनट, सॉरी बच्चों। ऑक्सीजन के रंग रेस्पिरेशन करते हैं। अब अगर आपको याद हो, मैंने आपको बताया था बैक्टीरिया के अंदर ना मीजोजोम्स भी हो सकते हैं। ये मीजोजोम्स जो उसको रेस्पिरेशन में मदद करता है। उसके अलावा कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिसके अंदर क्या था? क्रोमैटोफोर्स। याद आया सबको? क्रोमैटोफोर्स थे। अब ये मीजोजोम वाले बैक्टीरिया तो उसको रेस्पिरेशन में मदद कर रहे थे ऑक्सीजन के साथ, और ये क्रोमैटोफोर्स वाले बैक्टीरिया हेल्प कर रहे थे बैक्टीरिया को फोटोसिंथेसिस करने में। अब क्या हुआ, इन्होंने ना आपस में क्या करा, इन्होंने एक ऐसे बैक्टीरिया का साथ दे दिया जो कुछ करने लायक नहीं था। अब एक इमेजिन करो कि ये एक बैक्टीरिया है, एक बड़ा सा बैक्टीरिया है, और इसने कह दिया कि भाई मैं तुझे खा लेता हूँ, एंडोसाइटोसिस कर लेता हूँ तेरी, ठीक है। लेकिन भाई था ना उसको खाएगा तो नहीं, उसको डाइजेस्ट तो नहीं करेगा, थोड़ा मतलब चाहे खा ही ले अब, लेकिन उसको खत्म नहीं करा उसने क्या किया, उसको खत्म नहीं करा, उसने अपनी बॉडी के अंदर उसको रखा और वहीं पे रहने दिया, उसको डाइजेस्ट नहीं किया। इसीलिए ना एंडोसाइटोसिस थ्योरी नहीं बोल सकते, क्योंकि एंडो का मतलब जब बॉडी के अंदर आता है तो उसके बाद डाइजेशन होती है, लेकिन यहाँ पे ना डाइजेशन नहीं हो रही है उस सेल की। तो बेसिकली क्या हुआ, एक बैक्टीरिया विच इज एनारोबिक, उसने क्या किया, उसने एक बैक्टीरिया को खाया जो कि रेस्पिरेशन कर सकता था, जिसके अंदर मीजोजोम्स थे, ठीक है। अब ये डाइजेस्ट नहीं हुआ और धीरे धीरे इसने अपने ही अंदर एक चीज बना ली जिसको आप क्या बोलते हो? एक मिनट बच्चों, क्या थे हम, कहाँ पे थे, आ जाओ, हाँ सॉरी, ठीक है। चलो, अब उसने क्या किया, उसने अपने अंदर उसको अंदर ले आया, मीजोजोम वाले बैक्टीरिया को, एरोबिक वाले बैक्टीरिया को खा लिया, और वो बैक्टीरिया ना माइटोकॉन्ड्रिया में डेवलप हो गया। मतलब आप सोच सकते हो कितनी अच्छी चीज हुई है उसके साथ। सेम क्या किया उसने उस बैक्टीरिया को भी खा लिया। किस बैक्टीरिया को? जिसके अंदर फोटोसिंथेसिस हो रही थी, जिसके अंदर क्रोमैटोफोर था, और वो बैक्टीरिया भी उसके अंदर आ गया, उसने उसको भी खत्म नहीं किया, और उससे बन गया उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट। नाउ यू नो कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट क्या है। ये सेल ऑर्गेनेलीज हैं जो सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म के अंदर आते थे। इसीलिए अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी, अब सिम्बायोसिस क्या हुआ, यहाँ पे दोनों चीजें साथ साथ हो रही हैं, दोनों ने एक दूसरे को फायदा कर दिया, और इस तरीके से यूकैरियोट्स ने जन्म लिया इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, और ऐसे माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट प्रोकैरियोट्स के अंदर आ गए। डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेलीज, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज उस बॉडी के अंदर आ गए और वो बन गए यूकैरियोट्स, ठीक है। तो यूकैरियोट्स
के अंदर अब होते हैं मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज। ठीक है, ये सबको समझ आया। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, ये तो इनके अंदर ना सेल वॉल होती है। अब ये सेल वॉल कैसे कैसे हो सकती है, ये सेल्यूलोज की हो सकती है, ये पेलिकल होता है बच्चों, किसी किसी में शेल होता है सिलिके का, किसी किसी के अंदर आपको कुछ अलग अलग चीजें देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप की आपको सेल वॉल, एक शेल या फिर पेलिकल का, क्यूटिन का, अलग अलग आपको लेयर देखने को मिलेगा जो हम पढ़ेंगे। उसके अलावा इनके अंदर ना एक कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स होते हैं। अब ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स क्या हैं, देखो नाम से इसको कैसे बोलोगे ना, कॉन्ट्रैक्ट मतलब कोई चीज ना कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। ऐसे सपोज वैक्यूल है, एक स्पेस है, एक अंदर सा स्टोर ऑर्गन है जो कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। अब जब ये कॉन्ट्रैक्ट होता है ना तो ये अपने अंदर के फ्लूइड्स को ना बाहर छोड़ देता है, इसीलिए इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, जैसे हमारी बॉडी में ना, जब हमारी बॉडी में ब्लड के अंदर सपोज पानी भी है और सॉल्ट्स भी हैं। अब अगर सॉल्ट्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, वाटर का लेवल कम हो जाएगा, तो आपका ना ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपकी ना ऑस्मोलैरिटी बढ़ जाती है। आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो ना, जब सॉल्ट्स बढ़ जाते हैं तो ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाता है, तो आपका बीपी हाई हो जाता है। तो बॉडी क्या करती है, बॉडी जो यूरिनरी ट्रैक्ट है वहां से वाटर को ज़्यादा से ज़्यादा रीएब्जॉर्ब करती है, ताकि फिर से वो डाइल्यूट हो जाए और सॉल्ट्स की जो मात्रा है ना वो कम हो जाए और ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाए। ठीक है, इसको बोलते हो बच्चों आप ऑस्मो रेगुलेशन। और इसी तरीके का काम करते हैं इन ऑर्गेनिज्म में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स। ठीक है, कोई डाउट? चलिए, अब ये ऑर्गेनिज्म मोटाइल होते हैं। मोटाइल मतलब ये चल फिर सकते हैं। किसी किसी में आपको फ्लैजिला देखने को मिलेगा, किसी किसी में आपको सूडोपोडिया देखने को मिलेंगे। अब सूडोपोडिया सबने पता है अमीबा में होता है, इस तरीके का आपका अमीबा का स्ट्रक्चर है और इस टाइप के होते हैं आपके पास सूडोपोडिया। सिमिलरली बहुतों ने देखा होगा कि भाई फ्लैजिला होते हैं, जैसे क्लेमाइडोमोना में ऐसे दो एंटीने से निकलते हैं बाहर, फ्लैजिला होते हैं। ठीक है, हम फ्लैजिला पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में, मोनेरा में कर चुके हैं। तो ये जो फ्लैजिला और सूडोपोडिया होता है ये उसको मूवमेंट में हेल्प करता है। जो सूडोपोडिया वाली मूवमेंट होती है उसको हम अमीबॉइड मूवमेंट भी बोलते हैं। ये थोड़ी सी धीमी होती है, अमीबॉइड मूवमेंट। ठीक है, ठीक है, ऑलराइट। किसी किसी में दोनों नहीं हो सकते तो वो मूव भी नहीं कर सकते। अब यहाँ पे हम और जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं और क्या क्या चीजें देखने को मिलती है। अब देखो इसका न्यूट्रिशन कैसा है, देखो कितने सारे टाइप के यहाँ पे न्यूट्रिशन दिख रहे हैं। अब आप समझ सकते हो प्रोटिस्टा कितना बड़ा है। आपको भाई फोटोसिंथेटिक देखने को मिलेगा। अब फोटोसिंथेटिक कौन से होते हैं, जो सनलाइट को यूज करेंगे अपना खाना बनाने में, है ना, जो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करेंगे अपना खाना बनाने में। सनलाइट को वो कैसे एब्जॉर्ब करेंगे, उन बच्चों उनको चाहिए होता है क्लोरोफिल। अब क्लोरोप्लास्ट तो आ गया उनके अंदर, ये तो हमने देख लिया, ये तो यूकैरियोट्स है, तो क्लोरोफिल उनको फोटोसिंथेसिस करने में मदद करते हैं। अब देखो यहाँ पे हमको होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन देखने को मिलती है। मैंने आपको एक चीज बताई थी क्लासिफिकेशन में कि होलोजोइक मतलब पूरा होल फूड इंजेस्ट करना। तो ये किस टाइप की होती है, जिसमें ऑर्गेनिज्म पूरा फूड को इंजेस्ट करता है, उसका ब्रेक डाउन करता है, जिसको आप डाइजेशन बोलते हो। ठीक है, क्या बोलते हो, डाइजेशन, ब्रेक डाउन होता है, फिर वो यूज होगा, एब्जॉर्ब होगा, तो उसको हम होलोजोइक बोलते हैं और जूट्रॉफिक भी बोलते हैं। मैं आपके लिए एग्जाम्पल्स भी लिख देती हूँ ताकि आप बाद में रिलेट कर सको। फोटोसिंथेटिक जैसे बच्चों हम पढ़ेंगे डाई एटम्स, हम पढ़ेंगे यूग्लिना, इनके अंदर फोटोसिंथेटिक होता है। सिमिलरली होलोजोइक आप पढ़ोगे अमीबा के अंदर पढ़ोगे। ठीक है, हम यहाँ पे पैरामीशियम के अंदर पढ़ेंगे। ऑलराइट, उसके बाद आता है सैप्रोट्रॉफिक। सैप्रोट्रॉफिक मतलब वो ऑर्गेनिज्म जो कि डेड बॉडी से अपना न्यूट्रिशन निकालता है। मान लो कि ये एक लाश पड़ी हुई है किसी ऑर्गेनिज्म की, अब सैप्रोट्रॉफिक न्यूज आए, इसके ऊपर आए और इन्होंने ना इसके पार्टिकल्स को तोड़ना शुरू कर दिया, डिकम्पोज, एक ऐसा जाल सा एक टॉक्सिन सा कुछ भी फेंका और वो ब्रेक डाउन हो गया। एंजाइम्स ने उसका ब्रेक डाउन कर दिया और जब वो छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन हो गया फिर उन्होंने उसको यूज कर लिया, तो उसको हम सैप्रोफ्रैक्टिक बोलते हैं, जिसमें आपके एग्जाम्पल हो जाएंगे स्लाइम मोल्ड्स। ठीक है, तो हम इसमें स्लाइम मोल्ड्स पढ़ेंगे। उसके अलावा देखो यहाँ पे पैरासिटिक होते हैं। पैरासिटिक
मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में होते हैं। अब ये तो सबको पता है, अब हमारी बॉडी में कोरोना वायरस आ रहा है तो वो भाई हमारी बॉडी के अंदर रह रहा है। सिमिलरली हमको मलेरिया होता है, मलेरिया कौन कॉज करता है? दैट इज प्लाज्मोडियम, और प्लाज्मोडियम आपका प्रोटिस्टा में ही आता है। ये प्रोटोजोन के अंदर पढ़ोगे आप, तो ये हमारी बॉडी के अंदर रह के अपने आप को मल्टीप्लाई करता है, अपने आप को रिप्रोड्यूस करता है, और हमारी बॉडी के अंदर रह के अपने न्यूट्रिशन की कमी पूरी करता है। ठीक है, उसके अलावा हम यहाँ पे पढ़ेंगे सिम्बायोटिक। अब देखो सिम्बायोटिक टाइप की क्या होती है, ये एक ना बड़ा अच्छा रिश्ता होता है दो ऑर्गेनिज्म के बीच में, जहाँ पे ये ना एक दूसरे का नुकसान नहीं करते, और उल्टा देखो कितनी अच्छी बात है कि ये एक दूसरे की ना मदद करते हैं कि भाई देखो मैंने पेन दे दिया, तू मुझे कॉपी दे दे, ठीक है, ऐसा कुछ, मतलब दोनों हेल्प करते हैं, दोनों को एक दूसरे से फायदा होता है। अगर मैं आपको एग्जाम्पल बोलूं तो दैट इज ट्राइकोनिम्फा। ठीक है, ट्राइकोनिम्फा, ये दीमक देखी है आपने अपने घर में? दीमक अपने घर में नहीं देखी होगी तो कहीं देखी होगी, लकड़ी पे दीमक आती है ना, तो क्या करता है वो लकड़ी को तोड़ता है, लकड़ी तो प्लांट सेल है, उसमें तो सेल्यूलोज होता है, तो ये जो ट्राइकोनिम्फा है ना, ये जो प्रोटिस्टा होते हैं, ये उनको सेल्यूलोज को ब्रेक डाउन करके ग्लूकोज को बनाने में मदद करते हैं, तो ये एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हो जाता है। उसके अलावा देखो यहाँ पे ना आपको मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन देखने को मिलेगा, और ये बड़ा ही मतलब देखो कैसे ये होते हैं कि जब उसको सनलाइट मिल रही है, जब उसको अपने क्लोरोफिल को यूज कर रहा है भाई, तब तो उसने अपना खाना खुद बना लिया। ठीक है, अब मान लो अंधेरा हो गया और उसको लग पड़ी है भूख, अब वो क्या करेगा? अपना खाना खुद नहीं बना पा रहा और वो खा लेगा किसी आसपास दूसरे ऑर्गेनिज्म को, तो वो हेट्रोट्रॉफिक भी हो जाता है। तो जैसे हम पढ़ेंगे यूग्लिना के अंदर जो कि मिक्सोट्रॉफिक होते हैं, यानी कि हेट्रोट्रॉफ्स भी होते हैं और ऑटोट्रॉफ्स भी होते हैं। चलो, उसके अलावा ये ना फाइटोप्लैंक्टॉन्स होते हैं। फाइटो का मतलब है बच्चों प्लांट्स, ठीक है, फाइटो प्लांट्स और प्लांट से रिलेटेड जैसी चीजों के लिए यूज होता है। तो ये बहुत छोटे छोटे बेसिकली एक्वेटिक पानी में रहने वाले ऐसे बहुत छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक क्रीचर्स। अब जब ये प्लांट्स होंगे, यानी कि जब ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो उनको फाइटोप्लैंक्टॉन्स बोल देंगे। ठीक है, अब जब ये हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं, जब ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते हैं, तो इसको एनिमल मान सकते हो, तो वहां पे जू वर्ड हो जाता है। एनिमल के लिए हम जूलॉजी पढ़ते हैं ना, जू हम एनिमल्स में रखते हैं ना, जू के अंदर एनिमल्स को, तो वहां पे ये जू प्लैंक्टन हो जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएंगे फ्री फ्लोटिंग होलोजोइक प्रोटोजोअन्स जो कि हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, और फाइटो प्लैंक्टन्स आपके फोटोसिंथेटिक हो जाएंगे। चलिए, अब देखो इसके और क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। देखो कितनी सारी चीजें यहाँ पे देखने को मिलती है। नाउ अगर मैं इसके रिप्रोडक्शन की बात करती हूँ, तो यहाँ पे ना आपको बाइनरी फिजन को देखने को मिलता है। बाइनरी फिजन जैसे मतलब क्या हुआ कि ये एक अमीबा है, इसने अपने न्यूक्लियस को डिवाइड किया एंड अल्टीमेटली इसने बना दिया दो सेल, यानी कि दो डॉटर अमीबा। ठीक है, देन हम पढ़ेंगे यहाँ पे मल्टीपल फिजन। अब यहाँ पे मल्टीपल फिजन में क्या होता है, बॉडी के अंदर मतलब एक ही सेल है और वो बहुत सारे में डिवाइड हो जाता है, मतलब दो न्यूक्लियस ना बना करके वो बहुत सारे बना देता है और धीरे धीरे ये बर्स्ट हो जाता है और बहुत सारे आपको न्यू डॉटर सेल देखने को मिलते हैं। एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम विवैक्स। ठीक है, इसी तरीके से ये बॉडी के अंदर बहुत सारे डिवाइड हो जाते हैं। देन आपको यहाँ पे ना एक टर्म देखने को मिलेगी प्लाज्मोटॉमी। अब देखो प्लाज्मोटॉमी क्या है, कुछ ऑर्गेनिज्म ना इस तरीके से होते हैं कि उनके अंदर एक साथ बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं। ठीक है, और ये ऑर्गेनिज्म जब बाइनरी फिजन कर रहा है, जब डिवाइड कर रहा है, तो उनके डॉटर सेल्स के अंदर भी बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, एक मल्टी न्यूक्लिएट ऑर्गेनिज्म मल्टी न्यूक्लिएटेड डॉटर सेल को जन्म देता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाता है प्लाज्मोटॉमी।
ओके अब यहाँ पे बडिंग भी देखने को मिलता है, जैसे आर्सेला, मतलब बॉडी में क्या हुआ, एक स्ट्रक्चर सा निकला और वो स्ट्रक्चर फिर डेवलप हो गया और न्यू ऑर्गेनिज्म बन गया। अब देखो यहाँ पे आपको स्पोर फॉर्मेशन देखने को मिलेगी, जिसमें हम स्लाइम मोड्स में पढ़ेंगे। बॉडी में ऐसे रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स बनेंगे जो कि जहां पे भी फेवरेबल कंडीशंस आई वहां पे वो जर्मिनेट हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, मतलब कैन यू इमेजिन कितनी सारी चीजें हो रही हैं यहाँ पे। ए सेक्सुअल में इतने सारे टाइप्स हैं और सेक्सुअल में भी टाइप्स हैं। अब देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देयर इज सिनगैमी। सबने पढ़ा है, सेक्सुअल में दो पेरेंट्स होते हैं, गैमीट्स बनते हैं, गैमीट्स फ्यूज होते हैं जिसको हम सिनगैमी बोलते हैं, जिसकी वजह से डिप्लॉयड जाइगोट बनता है। ठीक है, तो आइसोगैमी वो कंडीशन है जहां पे आइसो मीन्स सिमिलर, जहां पे सिमिलर टाइप के गैमीट्स फ्यूज होते हैं। ठीक है, अनीसोगैमी वो हो गया है जहां पे डिफरेंट टाइप के गैमीट्स हो रहे हैं। मान लो ये एक फीमेल बड़ा सा आपका गैमीट है और मेल यहाँ पे छोटा सा गैमीट है, तो यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, अलग अलग स्ट्रक्चर मिल रहा है। अब यहाँ पे दोनों ही हो गई है मोटाइल हो रहे हैं, हो सकता है दोनों के पास फ्लैजिला है ताकि वो घूम फिर के एक दूसरे के पास आ सके। लेकिन यहाँ पे ना ऊगैमी, अनीसोगैमी को ऊगैमी कब बोलते हैं, जब फीमेल जो है एक लार्ज सा गैमीट होता है जो कि नॉन मोटाइल होता है। वेरी गुड एग्जाम्पल इज इन केस ऑफ ह्यूमंस। ह्यूमंस में क्या होता है, जो एग होता है वो काफी बड़ा रहता है, वो नॉन मोटाइल होता है, और स्पर्म क्या होता है, वो उसके पास चल के आता है दूर से, वो छोटा सा होता है और मोटाइल होता है। तो उस टाइप की जो गैमीट फ्यूजन होती है वहां पे हम उसको ऊगैमी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई डाउट आया है, ये सारे जनरल फीचर्स हैं, ये सब हम फिर से रिपीट करेंगे जैसे जैसे अलग अलग ऑर्गेनिज्म में आएंगे। तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे कोई पॉइंट बच्चों मिस नहीं हुआ है। एग्जाम में डायरेक्टली आपसे पूछ लेगा व्हाट आर द जनरल फीचर्स ऑफ प्रोटिस्टा, और वो किस किस टाइप में क्लासिफिकेशन होता है, राइट एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्टली आपका ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। अब क्वेश्चन तो भाई अलग अलग भी आएंगे। ठीक है, अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे क्राइसोफाइट्स। क्राइसोफाइट्स में क्या होता है, अब देखो बड़ी एक इंटरेस्टिंग मैं आपको चीज बताऊंगी क्राइसोफाइट से रिलेटेड, आपको बड़ा मजा आएगा सुनने में। यहाँ पे ना डाई एटम्स होते हैं। क्राइसोफाइट्स के अंदर आप दो ऑर्गेनिजम्स पढ़ोगे, एक हम पढ़ेंगे डेस्मिड्स, ठीक है, और एक हम पढ़ेंगे डाई एटम्स। डाई एटम्स ना इतने सारे टाइप के होते हैं, ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि इतने अलग अलग टाइप के होते हैं हर बॉडी में। अब ये कहाँ होंगे, ये आपको एक्वेटिक रीजन में देखने को मिलेंगे। ये एक्वेटिक फ्रेश वाटर भी हो सकता है, ये मरीन भी हो सकते हैं। हर वाटर बॉडी में, चाहे कोई चाहे कोई पॉन्ड है, चाहे कोई ओशन है, आपको हर जगह डायटम्स देखने को मिलेंगे। और ये एक दूसरे से इतने अलग होते हैं, इतना सारा इनका स्ट्रक्चर होता है, बहुत ही अलग अलग ये शेप्स के होते हैं, बहुत ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल डायटम्स होते हैं। मतलब आप देख रहे हो इस इमेज में, मतलब कोई शेप नहीं छोड़ी है इन डाई एटम्स ने। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी चीजों के बारे में। अब देखो डाई एटम, आपको यहाँ पे फ्लैजिला देखने को मिल रहा है, मतलब यहाँ पे फ्लैजिला मुझे किसी में भी एक में देखने को मिल रहा है, भाई मुझे तो नहीं मिल रहा, और होता भी नहीं है। क्यों मिलेगा फिर, बिकॉज दीज आर नॉन मोटाइल, इनके पास फ्लैजिला नहीं होता है, दीज आर नॉन फ्लैजिलेटेड प्रोटिस्टा। ठीक है, उसके अलावा देखो क्या होता है, ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। मैंने आपको बताया था ना यहाँ पे जो हमने किया था कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो क्राइसोफाइट्स एंड डाइनोफ्लैजिलेट्स में फोटोसिंथेसिस देखने को मिलती है। तो यहाँ पे ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, इनके पास क्या होते हैं, दे हैव क्लोरोफिल ए, दे हैव क्लोरोफिल सी, उनके पास फ्यूकोजैंथोफिल्स होते हैं, उनके पास कैरोटीनॉइड्स होते हैं, जिसकी वजह से ये अलग अलग कलर के दिखते हैं और ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो इनके क्या होते हैं, इनकी अगर आप बॉडी देखोगे ना तो ये कैसे होती है, एक चीज याद रख लो, जैसे भाई डब्बे पे ना डब्बा रखा है,
ठीक है। अब ये क्या है डब्बे पे, डब्बे का मतलब ये एक डब्बा है और उसके ऊपर एक और डब्बा आ गया, जैसे मान लो जूते का बॉक्स, जैसे मान लो बैंगल का बॉक्स, जैसे मान लो कपड़े का बॉक्स, ठीक है। एक बॉक्स है, उसके ऊपर एक बॉक्स है, इस तरीके का इनका स्ट्रक्चर होता है, ओवरलैपिंग होते हैं। बेसिकली ये ओवरलैप करते हैं। तो ये किस तरीके से दिखते हैं, ये शेल्स की तरह होते हैं जो कि एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हैं। और उनके शेल्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ पे बहुत स्टार पॉइंट है यहाँ का, कि इस शेल्स के अंदर होता है सिलिका, विच इज सिलिका डाइऑक्साइड SiO2, ठीक है। इनकी वॉल्स में सिलिका प्रेजेंट होता है जो कि इनडिस्ट्रक्टेबल है, इनडिस्ट्रक्टेबल, ये डिस्ट्रक्ट नहीं कर सकते, आप इसको खत्म नहीं कर सकते, ठीक है। अब देखो इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट, आपने पिक्चरें देखी होंगी, है ना। पिक्चरें में क्या होता है, एक आदमी को मारा और फिर उसको क्या करते हैं, उसकी लाश को फेंक देते हैं समुद्र में, ठीक है। अब आप क्या करते हैं, फॉरेंसिक एक्सपर्ट CBI वाले क्या जांच पड़ताल करते हैं, वो भाई ये देखते हैं कि इस आदमी को पहले मारा था, फिर फेंका है कि नहीं फेंका है, ठीक है, या कि भाई वो अंदर डूब के मरा है। आप कैसे पता लगाओगे कि एक इंसान को आपने समुद्र में फेंक दिया, वो गलती से गिर गया बेचारा, वो डूब गया, वो मर गया, या फिर किसी ने साजिश रची है कि उसको पहले मार दिया और उसको पहले उसमें फेंक दिया, ठीक है। ये डाई एटम इस इंसाफ को करने में बहुत मदद करते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ फॉरेंसिक साइंस स्टडी। यहां पे वहां हेल्प कर सकते हो कि भाई उसके बॉडी के अंदर अगर वो बंदा जिंदा अंदर गया है, उस टाइम वो मरा नहीं था, इसका मतलब वो सांस लेगा तो पानी अंदर जाएगा, वहां पे डाई एटम्स होंगे, उसकी बॉडी के अंदर चाहे कुछ भी हो जाए, मर जाए, डिकम्पोज हो जाए, कुछ भी हो जाए, सालों सालों तक, इवन अगर उसका स्केलेटन बच जाएगा ना बच्चों, उसके बोन मैरो में आपको सिलिका मिल जाएगा। सी हाउ ब्यूटिफुल दिस थिंग इज, मतलब सिलिका कभी डिस्ट्रॉय नहीं होता, और आपको पता लग जाएगा कि कोई कंकाल है ना, उसके बोन मैरो में, उसकी बोन्स में अगर सिलिका है ना, ये पानी में डूब के इसकी मौत हुई है, ठीक है। दूसरी चीज देख लो, भाई मैंने उसको यहाँ पे मार दिया और फिर आप उसको दूसरी जगह से मिल रहे हैं, एक पॉन्ड से दूसरे पॉन्ड में फेंक दिया, ठीक है। अब कैसे पता लगेगा कि किस में उसकी मौत हुई है, तो बच्चों यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया, इसकी इतनी वैरायटी होती है, डाई एटम्स के इतने टाइप्स होते हैं कि एक जगह के डाई एटम्स दूसरी जगह के डाई एटम से अलग होते हैं। तो उसके बॉडी के अंदर जो डाई एटम्स मिलेंगे वो उस वाटर बॉडी के सैंपल से मैच होंगे। कैन यू इमेजिन कितना हेल्प कर रहे हैं ये छोटे से क्रिएचर। अब देखो इतना ही नहीं, ये सिलिका कैसे हेल्प करता है, जब इन डाई एटम्स की डेथ हो जाती है, जब ये मर जाते हैं, तो ये नीचे वाटर बेड्स में, वाटर बेड नहीं बेड्स लिख देती हूं, जो आपके सी बेड्स होते हैं वहां पे जाके ये नीचे आ जाते हैं, और धीरे धीरे विद टाइम ये डैमेज हो गया, इनके शेल्स टूट गए, तो जो इनके बॉडी के शेल्स हैं ना, वो डायटोमिशियस अर्थ बन जाती है, एटमिशियस अर्थ। एक वाइट कलर का पाउडर सा इकट्ठा हो जाएगा सी बेड्स के अंदर, जिसको आप डायटोमिशियस अर्थ बोलते हो। ये बड़ी ही ग्रिटी सब्सटेंस होता है। ग्रिटी सब्सटेंस बच्चों वो होता है जो एब्जॉर्ब कर सकता है चीजों को, और इसीलिए ये फिल्टरेशन में भी मदद आते हैं, ठीक है। ये आपको पॉलिशिंग में भी हेल्पफुल होंगे। तो डाई एटम्स के इतने सारे यूजेस हैं, ठीक है। तो हमने देखो क्या पढ़ा, डाई एटम्स आपके नॉन मोटाइल होते हैं क्योंकि इनके अंदर फ्लैजेला नहीं होता, ऑलराइट। ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, इनके अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं, ठीक है। इनकी बॉडी में शेल्स की तरह होती हैं जो एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं शेल्स, और वहां पे प्रेजेंट होता है सिलिका डाइऑक्साइड, जो कि क्या होता है, इनडिस्ट्रक्टेबल है, उसको खत्म नहीं कर सकते हो, ऑलराइट। इनमें से मिलती है डायटोमिशियस अर्थ।
इसके अलावा देखो यहाँ पे क्या होता है, अगर मैं इसकी रिप्रोडक्शन की बात करती हूं, चलो यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड में लिख लेते हैं, अगर मैं इसकी रिप्रोडक्शन की बात करती हूं तो ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, ये रीजेनरेशन दिखाते हैं। रीजेनरेशन कैसे दिखाएंगे, अगर मैं एक सेल का कोई उसने अपने आप को तोड़ दिया, ठीक है, वो जो छोटा सा पार्ट है वो न्यू डाई एटम में रीजेनरेट हो जाएगा। इसी तरीके से वो टूटता जाता है और हर छोटा छोटा पार्टिकल रीजेनरेट होता है, तो उसका नेचुरली साइज तो डिक्रीज होता रहता है ना। अब साइज डिक्रीज होता है तो जब लगभग 30% उसका साइज कम हो गया है, जब वो बहुत छोटे से हो जाते हैं, वो अपने सेल वॉल से, शेल से बाहर आ जाते हैं, जैसे सीप में से मोती बाहर आ गया हो, ठीक है, और धीरे धीरे वो फुल साइज में आ जाते हैं और अपना शेल बढ़ा लेते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया उनकी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात। अगर मैं इसकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करती हूं तो ये कैसे दिखाएंगे, जब ये बेचारे भूखे हो जाते हैं, स्टार्व करते हैं, स्टार्वेशन की कंडीशन आती है, इनके पास खाना नहीं है, कुछ नहीं है, ये डिप्लॉयड होते हैं बच्चों, और इनकी डिप्लॉयड बॉडी उस खाने को नहीं पकड़ पा रही है, मर रहे हैं, तो ये मियोसिस करके गैमीट्स बना लेते हैं। ये मियोसिस करके हैप्लॉइड गैमीट्स बना लेते हैं, जिनके फ्यूजन से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पॉसिबल है, ठीक है। तो ये हो गई है डाई एटम्स की आपकी क्या, रिप्रोडक्शन। ऑलराइट, किसी को डाई एटम में डाउट, दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो डाई एटम में और है बच्चों, ये इतनी फोटोसिंथेसिस करते हैं कि इनको चीफ फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म बोला जाता है। चीफ, सबसे मेन ऑफ ओशन। ओशन के अंदर सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस ये करते हैं, तो इनको चीफ फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म ऑफ ओशन बोला जाता है। चलो अब आ जाओ अगले आपके क्रायोफाइट्स में, विच इज डेस्माइट्स, ठीक है। इनके पास क्या फ्लैजिला दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो ये भी नॉन मोटाइल होते हैं। इसमें आपको एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है कि इनको ना गोल्डन एल्गे बोलते हैं, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं, गोल्डन एल्गे। इनके अंदर होते हैं ब्राउन कलर के होंगे, येलो कलर के होंगे, तो इनके अंदर क्लोरोफिल ए होगा, इनके अंदर क्लोरोफिल सी होगा, इनके अंदर कैरोटीनॉइड्स होते हैं, इनके अंदर ज़ैंथोफिल्स होते हैं, ठीक है। ऑलराइट, एंड ऑब्वियसली जिसकी वजह से ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, ठीक है। इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, इसके बारे हम इतना ही पढ़ेंगे, एनसीईआरटी में भी बहुत कुछ नहीं दिया है, बट दिस इज यू नीड टू रिमेंबर इस जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, ठीक है। तो आपका क्रायोफाइट्स यहाँ पे फिनिश हो जाता है। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं डायनोफ्लैजिलेट्स। डायनोफ्लैजिलेट इसके दूसरे आगे, ठीक है, ये भी फोटोसिंथेटिक होते हैं, लेकिन ये बहुत अलग होते हैं किससे, क्रायोफाइजिलेट से। अब ये उनसे क्यों अलग होते हैं, क्या था उनका नाम, क्राइसोफाइट से ये अलग होते हैं। अब देखो क्यों अलग होते हैं, एक जो सबसे पिक्यूलर चीज आपको यहाँ पे दिख रही होगी ना, दैट इज ये लंबे लंबे फ्लैजिला दिख रहे हैं, जिसके वजह से ना ये मोटाइल हो जाते हैं, और इसीलिए इनको उसकी अलग कैटेगरी में रखा गया है। बहुत सारी चीजें सेम है, बट यहाँ पे ये जो लंबा सा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, इसको हम फ्लैजिला बोलते हैं। अब देखो एक बड़ी अच्छी सी बात, कभी लट्टू चलाया है बचपन पे, लट्टू ऐसे करके घुमाते हैं और ऐसे गोल गोल घूमते हैं, है ना, टॉप जिसको आप इंग्लिश में बोलते हो, जिस तरीके से वो घूमता है ना, एक स्पिनिंग मूवमेंट इमेजिन करो कि ये भाई लट्टू है और ये नीचे से घूम रहा है, तो ये ऐसे मूवमेंट इसको कैसे मिलती है, यहाँ पे ना फ्लैजिला इनके पास 2 होते हैं, दे हैव 2 फ्लैजिला, एक जो होता है हॉरिजॉन्टल, ठीक है, और एक फ्लैजिला होता है लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये जो मैंने इमेज आपको लगाई है, एक फ्लैजिला दिख रहा है आपको, है ना, क्या हो रहा है यहाँ पे, ये रहा एक फ्लैजिला, दिस इज द ट्रांसवर्स और द हॉरिजॉन्टल फ्लैजिला, ये एक फ्लैजिला दिख रहा है,
इसको हमने लॉन्गिट्यूडिनल फ्लैजुला बोल दिया, ठीक है। इसने ट्रांसवर्स जैसे गोल घूम गया इस तरीके से कि उसने एक बेल्ट बांध ली। अब ये जब एक दूसरे को टैप करते हैं तो भैया एक स्पिनिंग, एक रोटेटरी मूवमेंट इसको मिलती है और इस तरीके से ये मोटाइल होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप डायनोफ्लैजलेट में दिखोगे ना तो यहाँ पे आपको बहुत सारे अलग अलग कलर के दिखेंगे। सो दीज आर वेरी कलरफुल ऑर्गेनिज्म, बहुत अलग अलग कलर के डायनोफ्लैजलेट्स मिलते हैं, ठीक है। अब इसकी एक और इम्पॉर्टेंट बात, ये ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। हमने क्या पढ़ा था, फिर से हमने क्या पढ़ा था, देखो मैं आपको बार बार बता रही हूं कि क्राइसोफाइट्स और डायनोफ्लैजलेट्स, जिसको हम पायरोफाइट्स भी बोलते हैं, ये फोटोसिंथेसिस दिखाते हैं, ये ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। लेकिन अब यहाँ पे लेकिन आ जाता है जो आपकी एनसीईआरटी आपको नहीं बताती है। क्या नहीं बताती है, देखो, ठीक है, 50% आर ऑटोट्रॉफ, मैक्सिमम जो है वो ऑटोट्रॉफ कर रहे हैं, वो फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, लेकिन 50% बच्चों हेटेरोट्रॉफ्स भी होते हैं, ठीक है। तो अगर आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा समझना है तो इतना समझ लो कि आपकी जो एनसीईआरटी में लिखा है कि सारे ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, देयर आर 50% डायनोफ्लैजलेट्स जो कि हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं, ठीक है। अब देखो ये हेटेरोट्रॉफ्स कैसे दिखाते हैं और ऑटोट्रॉफ कैसे होते हैं। ऑटोट्रॉफ्स क्यों है, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस करेंगे, अगेन इनके अंदर होंगे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, और वो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कैसे होंगे, अगेन इनके पास होगा क्लोरोफिल ए, इनके पास होगा क्लोरोफिल सी, इनके पास होगा कैरोटीनॉइड्स जो कि सनलाइट को एब्जॉर्ब करके खाना बनाएंगे, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पे 50% जो ये हेटेरोट्रॉफ्स है ना, ये ऐसे टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं, ये इतने भी अच्छे नहीं होते हैं ये डायनोफ्लैट्स, ऐसा टॉक्सिन रिलीज करते हैं ना ये कि इसके आसपास की फिशेस बेचारी मर जाती हैं, और जब वो मर जाते हैं तो उनके बॉडी के फ्लूइड को ये खा लेते हैं, ठीक है। तो ये ना प्रीडेटर्स भी होते हैं, और ये प्रीडेटर्स का काम कैसे करते हैं, टॉक्सिन रिलीज करके ऑर्गेनिज्म को मार के अपने प्रे के फ्लूइड को फीड करते हैं, ठीक है। यहाँ पे किसी को प्रॉब्लम, किसी को कोई डाउट है यहाँ पे, बहुत अच्छी बात है। अब देखो यहाँ पे कितनी सुंदर मैंने इमेजेस लगा रखी है, मतलब बोलते हैं ना कि नेचर बहुत ब्यूटीफुल है, एंड हाउ दिस नेचर इज वेरी ब्यूटीफुल बिकॉज ऑफ दीज छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब देखो क्या कर रहे हैं ये दिख रहा है आपको, क्या है यहाँ पे, एक टर्म सुनी है बच्चों आपने कभी, रेड टाइड्स। गूगल करो, इमेज देखो, रेड टाइड्स गूगल करो, वहां पे देखो कि ना समुंदर है, आपको ऐसे बहुत ही रेड रेड कलर का दिखेगा। क्यों दिखेगा रेड रेड कलर का, क्योंकि मैंने आपको बोला कि डायनोफ्लैजलेट्स के अंदर ऐसे पिगमेंट्स होते हैं जो उसको कलरफुल बनाते हैं। ये इतनी रैपिड मल्टीप्लिकेशन करते हैं, इतनी ज्यादा नंबर में हो जाते हैं कि ऐसा लगता है कि समुंदर का कलर रेड हो गया है। ओशन, वाटर बॉडीज, किसी भी टाइप की वाटर बॉडी जहां पे ये प्रेजेंट है, ऐसा लगेगा वो लाल हो गया है, ठीक है। लेकिन ये पूरे में नहीं होते, कुछ एक रीजन में है और उसको हम रेड टाइड्स बोलते हैं, ठीक है। अब एक वेरी इंपॉर्टेंट चीज मैं यहाँ पे दूसरे कलर से लिख रही हूं, इसको ना आप रेड सी से मत कंफ्यूज होना, इसको आप रेड सी से मत कंफ्यूज होना बच्चों। रेड सी का जो रेड कलर है ना, वो एक ब्लू ग्रीन एल्गे की वजह से होता है, ठीक है। रेड सी का रेड कलर इज बिकॉज ऑफ ट्राइकोडेस्मियम, ट्राइकोडेस्मियम which is a cyanobacteria also known as blue green algae। लेकिन रेड टाइड्स जो होती हैं, याद रखो रेड टाइड्स, डी आता है आपका, टाइड्स में को डी इज फॉर डायनोफ्लैजलेट्स, ठीक है। डायनोफ्लैजलेट रेड टाइड्स देता है, और रेड सी आपका सी इज फॉर साइनोबैक्टीरिया, रेड से सी से साइनोबैक्टीरिया, वो आपको रेड सी देता है, ठीक है। कभी कंफ्यूज नहीं होना है। अब देखो
अब फिर से गूगल करो भाई, ऐसी बायोल्यूमिनेंस देखो इस तरीके से। आपने बहुत सारी इमेजेस में देखा होगा ना कि आपने खुद नोटिस भी किया होगा, अगर आप अच्छे आपने वाटर बॉडीज देखे हैं, कि ना रात को एक बड़ा सुंदर सा चमकता है, इस तरीके से दिखता है, ऐसा लगता है कि समुद्र चमक रहा है आपका, समथिंग इज वेरी स्पार्कलिंग, एक स्पार्कलिंग इफेक्ट आता है। वो स्पार्कलिंग इफेक्ट कौन करते हैं? यही डायनोफ्लैजेलेट्स, ठीक है। ये डायनोफ्लैजेलेट्स क्या करते हैं? बायोल्यूमिनेसेंस दिखाते हैं। इनकी बॉडी में ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि ल्यूमिनस इफेक्ट दिखाते हैं। ये एक रोशनी सी लगती है, ऐसा लग रहा है जैसे चमक रहा है आपका वाटर, ठीक है। तो ये इन्हीं की वजह से होता है। अब इसका एक देखो, यहाँ पे मैंने जो ये इमेजेस लगाई है ना बच्चों, तो ये जो है ना आपका गॉन्युलैक्स, ये है जो रेड टाइड के लिए जिम्मेदार है। ये जो ब्लू कलर की बच्चों इमेज है ना, इसका नाम है नॉक्टिल्यूका। नॉक्टिल्यूका, ये जो है वो ब्लू कलर का सुंदर सा जो एक शाइनी सी बॉर्डर वाटर बॉडीज दिख रही हैं, ये इसकी वजह से हो रही हैं, ठीक है। तो हमारा ये हो गया है। ऑल राइट, अब देखो क्या होता है। उसके सेल वॉल, जो हमने डायटम्स की फ्लैजेला, जो हमने क्राइसोफाइट्स की सेल वॉल की थी, उसमें सिलिका था। लेकिन यहां पे डायनोफ्लैज में जो सेल वॉल होती है ना, वहां पे आपको सेल्यूलोज की प्लेट्स देखने को मिलेगी, ठीक है। यहां पे क्या होती है? सेल्यूलोजिक प्लेट्स, ठीक है। यहां तक किसी को डाउट है? कोई पॉइंट जो मैं मिस कर रही हूं, जो आप चाहते हो समझना, आप मुझसे पूछ सकते हो। दीज आर ऑल द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमने यहां पे इंक्लूड किए हैं। एंड नेक्स्ट आते हैं यूग्लिनॉइड्स पे। चलो अब यहां पे फिर से इस इमेज में आ जाओ जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, ठीक है। देखो, किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर आपने पढ़ लिया फोटोसिंथेटिक और फोटोसिंथेटिक। हालांकि ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है। हमने ये देखा कि डायनोफ्लैजेलेट्स के अंदर 50% हेटेरोट्रॉफ्स भी होते हैं, ठीक है। लेकिन आपको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आंसर लिखना है बोर्ड्स में, ठीक है। मैंने आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी है। अब नेक्स्ट मैंने आपको कहा था क्या? विच इज द मिक्सोट्रॉफ्स, विच आर यूग्लिनॉइड्स। तो ये होते हैं आपके मिक्सोट्रॉफ्स, ठीक है। अब देखो यूग्लिनॉइड्स कैसे होते हैं। यूग्लिनॉइड्स कुछ इस तरीके से दिखते हैं। अब देखो इनमें क्या क्या होता है। सबसे पहले तो मैंने आपको बोल दिया कि दीज आर मिक्सोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स, यानी कि ये ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी दिखाते हैं और ये हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी दिखाते हैं, ठीक है। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्यों दिखाते हैं? क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं। फोटोसिंथेसिस ये इसलिए परफॉर्म कर रहे हैं क्योंकि इनके पास है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। अब देखो, only 40% of the euglenoids, only 40% of the euglenoids के पास होता है क्लोरोप्लास्ट। ये आपको दिख रहा है यहाँ पे इमेज में, दिस इज द क्लोरोप्लास्ट। अब बच्चे पूछेंगे मैम पायरोनॉइड्स क्या होते हैं? ये स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि सनलाइट को एब्जॉर्ब करने में मदद कर रहे हैं, बहुत डिटेल में हम नहीं पढ़ेंगे, जो कि फोटोसिंथेसिस में मदद कर रहे हैं, ठीक है। इतना याद रखो। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला? इनके पास है क्लोरोप्लास्ट जो कि इनको फोटोसिंथेसिस में मदद कर रहा है। तो 40% आर डूइंग फोटोसिंथेसिस, जो कि CO2 से और सनलाइट से अपना खाना बना रहा है। अब ये हेटेरोट्रॉफ कैसे होते हैं? बाकी बचे 60% में से कुछ ऐसे होते हैं जो इनका बनाया हुआ खाना को यूज करते हैं, ठीक है। जो ऑटोट्रॉफ्स ने खाना बना लिया उसको खा लेंगे। कुछ ऐसे होते हैं जिनके पास क्लोरोप्लास्ट तो होता है, लेकिन बेचारे किस्मत के मारों को सनलाइट रिसीव नहीं होती है, ठीक है।
उनके पास सनलाइट पहुंचती नहीं, सूरज की रोशनी पहुंचती ही नहीं, तो डार्क में हो जाते हैं। और फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसकी वजह से क्या होता है, इनका जो क्लोरोप्लास्ट है वो नॉन फंक्शनल हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, नॉन फंक्शनल। ऑल राइट, चलो अब नॉन फंक्शनल होने की वजह से भाई ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते हैं। ठीक है, समझ आया? तो इस तरीके से ये दोनों ही टाइप के न्यूट्रिशन दिखाते हैं। अब बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर पिगमेंट्स कौन से होते हैं बच्चों? यहां पे आपको दिखेगा क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और कैरोटीनॉइड्स। ठीक है, और देखो यहाँ पे क्या है, फ्लैजेलम, ये मोटाइल होते हैं और फ्लैजेला इनको मूवमेंट में मदद करते हैं। अब आपको ना यहाँ पे सिंगल फ्लैजेला दिख रहा है, लेकिन देखो कमाल की बात, देखो इनके पास दो फ्लैजेला होते हैं, एक होता है लॉन्ग और एक होता है शॉर्ट। तो यहाँ पे एक और फ्लैजेला होता है जो कि बाहर नहीं आता, बॉडी से अंदर ही रहता है। इनकी बॉडी में है वो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो मैंने आपको बताया था कि ऑस्मो रेगुलेशन में मदद कर रहा है। ठीक है, अब देखो भाई, इनके पास न्यूक्लियस है क्योंकि ये यूकैरियोट्स होते हैं। इनके पास है एक स्टिग्मा, स्टिग्मा, दिस इज नोन एज आई स्पॉट। अब इसको लिख लो, ये आई स्पॉट क्या करता है, ये क्या करते हैं, सनलाइट तक पहुंचने में मदद करते हैं। यहां से वो क्या कर रहे हैं, अपनी रोशनी को ढूंढ रहे हैं, दे मूव टूवर्ड्स द सनलाइट। ठीक है, लास्ट में आ जाती है बच्चों इनकी सेल वॉल। अगर मैं इसकी सेल वॉल को बात करती हूं तो इनके पास एब्सेंट होती है सेल वॉल, इनकी एक लेयर होती है विच इज प्रोटीनिशियस लेयर, प्रोटीन की लेयर होती है, उसको हम पेलिकल बोलते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से ये काफी फ्लेक्सिबल होते हैं और अपनी शेप को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या बोला मैंने, इनके पास सेल वॉल एब्सेंट होती है क्योंकि इनके पास पेलिकल है। पेलिकल इज अ थिन कवरिंग जो कि फ्लेक्सिबल है, जिसकी वजह से ये मूव कर रहे हैं और ये अपनी शेप को चेंज कर सकते हैं। मूव करने के लिए उनके पास होता है फ्लैजेला, लेकिन एक छोटा जो अंदर रहता है और एक बड़ा, और मैंने आपको इसकी मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की बात कर दी। सो दीज आर यूग्लिनॉइड्स। अगर इसकी मैं रिप्रोडक्शन की बात करती हूं तो मैंने आपको पिछली रिप्रोडक्शन में बताया था। अच्छा ठीक है, कुछ बच्चों ने नहीं देखी होगी मेरी क्लास, कोई बात नहीं, मैं आपको बता देती हूँ। स्लाइम मोड्स हम अगली क्लास में करेंगे। यहाँ पे ना यूग्लिनॉइड्स की एक चीज देख लो, ये ना बाइनरी फिजन दिखाता है। ठीक है, एक सेल दो सेल में डिवाइड होता है। तो जैसे आपके पास मान लो ये यूग्लिनॉइड है ना, ये गलत सा बन गया है। ठीक है, कुछ इस तरीके का आपका यूग्लिनॉइड हो गया। ठीक है, तो ये यूग्लिनॉइड ना लॉन्गिट्यूडनल, बच्चों ये कैसे दिखाता है, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। ठीक है, ये सीधा कटता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट जो आज हमने किया, जितने भी पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे स्लाइम मोल्ड्स, ठीक है, और हम पढ़ेंगे प्रोटोजोअन्स। तो कोई भी डाउट्स हो मुझसे पूछिएगा, और अगली क्लास में मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस भी पूछूंगी, तो अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।